1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष हुआ हमारे इस महापुरुषों के आंदोलन में। 108 साल का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जानना समझना बहुत जरूरी है। 1848 को ज्योतिराव फुले की उम्र केवल 21 साल की थी और ज्योतिराव फुले अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए तो जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने देखा ज्योतिराव फुले माली जाति के, ओबीसी के, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्राह्मण के शादी में आए और बराबरी हमारे लोगों की करे। तो इसलिए ब्राह्मणों ने वहां संगठित होकर ज्योतिराव फुले को शादी के बाहर निकालकर खदेड़ दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती की। इस बात का ज्योतिराव फुले के मानी और स्वाभिमानी मन पर बहुत ज्यादा गहरा आघात हुआ और जब गहरा आघात हुआ तो उन्होंने इस पर मंथन किया, चिंतन किया और मंथन और चिंतन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश में एक व्यवस्था चल रही है, गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है, असमानता को मानने वाली व्यवस्था चल रही है और ये व्यवस्था इंसान का स्वयंभू जो मूल्य है उसको नहीं मानती। इंसान किस जाति में पैदा हुआ है उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करती है और इस वजह से मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। मेरे पुरखे थे, उनके साथ भी मेरी तरह भी ऐसा ही व्यवहार हुआ होगा और यदि मैं इस व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करता हूं, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करता हूं, तो आने वाली नस्लों के लिए भी ये ऐसा ही अपमान होता रहेगा। ज्योतिराव फुले ने ऐसा सोचा और ऐसा सोचकर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। तब उनकी उम्र 21 साल की थी। तो 21 साल के उम्र का जो नौजवान होता है उसको प्रेरणा की जरूरत होती है, किसी न किसी बड़े व्यक्ति के प्रेरणा की जरूरत होती है। तो ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ग्रहण की, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा में 18 पगड़ जातियों को इकट्ठा किया, शूद्रों अति शूद्रों को इकट्ठा किया। शूद्र यानी पिछड़े वर्ग, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म के अनुसार जिन्हें शूद्र कहा गया है वो ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अति शूद्रों में अछूत है, आदिवासी है और घुमंतु जाति के लोग हैं। ये 3 प्रकार के लोग हैं। पिछड़े वर्ग के लोग वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के शूद्र है और ये जो 3 अछूत, आदिवासी और नोमैडिक टाइप के लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, ये जो घुमंतु जाति के लोग हैं, ये घुमंतु जाति के लोग ये वर्ण बाह्य है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, ये एक आउटकास्ट है। इनके 18 पगड़ जातियों को इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी फौज तैयार की, सेना तैयार की और इस फौज के आधार पर उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया, रैयत का राज्य स्थापित किया, सामान्य लोगों का राज स्थापित किया, बहुजनों का राज स्थापित किया। इससे ज्योतिराव फुले ने प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर अपना काम शुरू किया।
बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। ज्योतिराव फुले शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे। जो घटनाएं हमें दिखाई देती है उसके आधार पर उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ग्रहण की और फिर शूद्रों और अति शूद्रों को जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इकट्ठा किया था, उसी सिद्धांत को आधार लेकर ज्योतिराव फुले ने भी शूद्रों और अति शूद्रों को इकट्ठा करने का काम किया और एक आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन वो जगाते का काम लगातार करते रहे महाराष्ट्र में और 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फुले ने इस कार्य को संगठित रूप से करने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 24 सितंबर 1873। और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने संगठित रूप से इस काम को करने की योजना बनाई। मैं ये सारी बातें विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं या साधारण लोग हैं जिनको मैं संबोधित कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि वो लोग हमारे पुरखों का आंदोलन जाने, उनका मकसद जाने और मकसद और आंदोलन को जानकर उसी तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नाच गाने करने से आप नचैया बन सकते हो, आजाद मुक्त नहीं हो सकते। तो ये करना बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने जब संगठित रूप से इस आंदोलन को करने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने लोगों को यह बात समझाने का प्रयास किया। गुलामगिरी किताब में उन्होंने लिखा, जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है और जब तक अवसर है तब तक शूद्र और अति शूद्र लोगों को जागना चाहिए, जल्दी से जल्दी जागना चाहिए और जागकर ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल कर लेनी चाहिए। ज्योतिराव फुले के समय में जब वो उम्र के 30 साल के थे तब 1857 को इस देश में अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऐसा इतिहास ब्राह्मण लोग लिखते हैं, मगर ज्योतिराव फुले ने कहा यह भट्ट पांडे लोगों का, ब्राह्मणों का विद्रोह था, इसका शूद्र अति शूद्र बहुजन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। यह बात ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखी। ज्योतिराव फुले ने इस आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने के लिए इनकार किया। केवल इनकार नहीं किया, उस आंदोलन में वो खुद इसमें शामिल नहीं हुए, अपने लोगों को भी शामिल होने से मना किया। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 1857 के बाद 1860 को ये आंदोलन अंग्रेजों ने विफल कर दिया क्योंकि ये जनता का आंदोलन नहीं था, ये रजवाड़ों का आंदोलन था और ब्राह्मण तात्या साहब टोपे और बहादुर शाह जफर जो मुगल खानदान का आखिरी राजा था, इनके साथ मिलकर ये विद्रोह किया गया था। अंग्रेजों ने देखा यह आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं है, इसलिए इस आंदोलन को कुचलने में उन्होंने देर नहीं लगाई। जब ये जनता का आंदोलन नहीं तो बहुत आसानी से कुचला जा सकता है, कुचल दिया और कुचल कर अंग्रेजों ने कंपनी राज समाप्त कर दिया और
डायरेक्ट अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। पहले इस देश में कंपनी का राज था। उस कंपनी राज के जगह अंग्रेजों ने टेक ओवर किया और 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता भारत में लागू किया। पहली बार भारत में ब्राह्मणों की जो मनुस्मृति नाम की संहिता थी, उससे अलग अंग्रेजों ने अपनी भारतीय दंड संहिता शुरू की। और ये दंड संहिता इक्वेलिटी बिफोर लॉ पर खड़ी थी। मनुस्मृति की संहिता इक्वेलिटी बिफोर लॉ पर खड़ी नहीं थी। और उसमें एक बात और प्राविधान था, राज्य के विरोध में जो विद्रोह करेगा वो राजद्रोह करेगा और उसको फांसी की सजा या तो आजीवन कारावास होगा। इसकी वजह से ब्राह्मण बहुत डर गए और 1860 से लेकर 1875 तक चुप, एकदम चुप रहे। मगर 1875 को राजकोट के टंकारा गांव से दयानंद सरस्वती, जिसका नाम ब्राह्मण का अलग था, वो नाम बदलकर दयानंद सरस्वती बना और बॉम्बे आकर, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस उस समय गुजरात का ही हिस्सा था, तो गुजरात भी बॉम्बे प्रोविंस में था, ये भी इलाका था, बड़ा राज था सयाजीराव गायकवाड़ का। ये छोड़कर बॉम्बे प्रोविंस जो है वो एक अलग था, सयाजीराव गायकवाड़ का राज अलग था। तो इस तरह से बॉम्बे प्रोविंस में दयानंद सरस्वती गए और वहां उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। हिंदू समाज की स्थापना नहीं की, क्योंकि दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि हिंदू मुसलमान की दी भी गाली है, और है, रिकॉर्ड में है। जो भी डिक्शनरियां ब्राह्मणों ने लिखी उस डिक्शनरियों में लिखा हुआ है, और वो डिक्शनरियां हमारे पास है। अगर ब्राह्मण ने उसमें से निकाल भी दिया होगा तो पुरानी डिक्शनरियां हमने रिकॉर्ड में रखी हुई है। हाँ, और सत्यार्थ प्रकाश में भी ये लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, और ये गाली हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बात दयानंद सरस्वती ने कही, इसका मतलब है दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण हिंदू शब्द का विरोधी था। जब 1875 को आर्य समाज की स्थापना की तो ब्राह्मण दूर से देख रहे थे कि अब अंग्रेज इसको पकड़ेंगे और इसको फांसी की सजा सुनाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी डर के मारे ब्राह्मण 10 साल तक राह देखते रहे, और 1875 से लेकर 1885 10 साल राह देखा, और देखने के बाद फिर नासिक में नहीं, बॉम्बे में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उस समय की भाषा में नेशनल कांग्रेस को मराठी में और हिंदी में राष्ट्रीय सभा कहा जाता था, राष्ट्रीय सभा। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने करने के बाद ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से मना कर दिया। ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये भट्ट ब्राह्मणों की सभा है।
मैं इसमें जाने वाला नहीं हूं, रिकॉर्ड करके रखा। तो हमारे जैसे लोगों को पढ़ने को मिला, इतिहास लिखा हुआ, एविडेंस के साथ हमें जानकारी मिली। और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। केवल इनकार ही नहीं किया, उन्होंने एक सिद्धांत बताया। कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार करते थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करनी होगी। ज्योतिराव फुले ने इस सिद्धांत को इनकार किया। यह सिद्धांत गलत है। कैसे गलत है? ज्योतिराव फुले ने लोगों को समझाया कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो ब्राह्मण आजाद थे। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो ब्राह्मण आजाद थे। और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। तब अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। यानी अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम हो गए, ये सिद्धांत गलत है। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले ही हम गुलाम थे और हम गुलाम ब्राह्मणों के थे। इसलिए कांग्रेस के द्वारा जो सिद्धांत प्रचार में लाया जा रहा है, ज्योतिराव फुले ने अपने लोगों को समझाया कि यह सिद्धांत ही गलत है। यह सिद्धांत क्या गलत है कि अंग्रेज के आने के बाद हम सब भारतीय लोगों को गुलाम बनाया, गलत बात है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने हमारे लोगों की तरफ देखा तो उनको पता है ये तो पहले से ही गुलाम है, ये तो पहले से ही गुलाम है। तो अंग्रेजों ने सोचा ब्राह्मण हमारे गुलाम और शूद्र अति शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम, ये दोहरी गुलामी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इंडियन पीनल कोड, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू किया। सभी लोगों को शिक्षा के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। तो मिलिट्री में शूद्र अति शूद्र लोगों को अंग्रेज लोग भर्ती करते थे, उनके बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन था। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता मिलिट्री में थे, इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का अवसर मिला। तो ये कहा जा सकता है कि जो पलासी की लड़ाई है, उस पलासी की लड़ाई ने बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया। अगर अंग्रेज जीत नहीं गए होते, पलासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों के जीतने से भारत गुलाम हो गया। अंग्रेजों के जीतने से भारत गुलाम हो गया, मगर अंग्रेजों के जीतने से अंबेडकर का निर्माण हुआ। बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। अंबेडकर का निर्माण हुआ तब तो हम बोल रहे हैं, तब तो हमारा निर्माण हुआ। मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बातें जो है थोड़ी समझ में आ जाए। जय जयकार करना अलग बात है, ये जो बात कह रहा हूं इसको समझना दूसरी बात है। गुलामी चाहे अंग्रेजों की हो, गुलामी चाहे ब्राह्मणों की हो, दोनों गुलामियां खराब है। मगर अंग्रेजों के गुलामी ने बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया, ज्योतिराव फुले का निर्माण किया। 1818 को पेशवा राज समाप्त हो गया, 1818 को, और उसके 9 साल बाद ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। पेशवा राज का खात्मा होने के 9 साल बाद, अंग्रेजों का राज भारत में आने के बाद 9 साल बाद ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ।
और ज्योतिराव फुले का आंदोलन पनपा, वो भी अंग्रेजों के राज में पनपा। ये भी हिस्टोरिकल बात हम लोगों को जानने की और समझने की है। और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने यह सिद्धांत स्वीकार किया और इस सिद्धांत का प्रचार किया कि अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। अंग्रेज बाद में आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, और जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया तब ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए और हम गुलामों के गुलाम हो गए। हम गुलाम नहीं थे, गुलामों के गुलाम थे। इसलिए ज्योतिराव फुले के सामने यह संकट था कि हम अंग्रेजों की गुलामी समाप्त करें या ब्राह्मणों की गुलामी समाप्त करें। तो इमीडिएट स्लेवरी ब्राह्मणों की थी, उस स्लेवरी के बाद अंग्रेजों की गुलामी थी, पहले ब्राह्मणों की गुलामी थी। तो ज्योतिराव फुले ने निर्णय किया कि यदि मैं ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी लेता हूं तो अंग्रेज आजाद हो जाएंगे, मेरी मदद से, मेरे समर्थन से अंग्रेज चले जाएंगे और ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे। और अगर ब्राह्मण आजाद हो गए तो ब्राह्मणों के आजाद होने के बाद क्या वो लोग हमारे लोगों को आजाद करेंगे? ये सवाल ज्योतिराव फुले ने अपने मन के सामने खड़ा किया और इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। ब्राह्मण हमें आजादी देने वाले नहीं है और इसलिए हमें पहले ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का काम करना चाहिए। इसलिए ज्योतिराव फुले ने यह निर्णय किया। ये निर्णय है आधुनिक भारत में परिवर्तन लाने का। अगर ज्योतिराव फुले ने इतना दूर तक असर करने वाला फैसला नहीं किया होता तो बाबा साहब आम्बेडकर को राह नहीं मिलती। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राह पकड़ी वो ज्योतिराव फुले ने निर्धारित जो रास्ता था उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। तो इस तरह से बाद में 1922 तक ज्योतिराव फुले 1890 तक यानी कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल तक जीवित थे, मगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। 1890 को ज्योतिराव फुले का मृत्यु हुआ। कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल तक जीवित थे, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग कांग्रेस के पीछे चक्कर काटते रहते हैं, उन गधों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों से प्रेरणा लो, जिनके आंदोलन की बदौलत हम लोगों को हक और अधिकार मिले। जो लोग पिछलग्गू बनकर रहते हैं उन लोगों के लिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को खास तौर पर यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज के मौके पर यह अवसर है लोगों को बात समझाने का। छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन भी ज्योतिराव फुले के लाइन पर ही था, वो भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए थे कि आपके जैसे लोकप्रिय राजा अगर आंदोलन में शामिल होते हैं तो आजादी जल्दी मिलेगी। तो शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को कहा, तिलक महाराज, मेरे जैसे राजा को आप ब्राह्मण लोग जिस तरह का व्यवहार करते हो, राजा होने के बावजूद भी तुम ब्राह्मण लोग जिस तरह से मेरे साथ राजा होने के बावजूद भी व्यवहार करते हो मेरे साथ, मेरी प्रजा का क्या होगा जब तुम्हारा राज आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हो। शाहू महाराज ने भी उसी रास्ते पर अमल किया और वो राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी बनाना का उन्होंने सारा प्लान बनाया था। वो प्लान लीक हो गया। वो प्लान संभवतः जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अंग्रेजों ने ही लीक किया और अंग्रेजों की वजह से
छत्रपति शाहू महाराज का अपघात में निधन हो गया। वो बीमार नहीं थे, फिर भी उनका निधन हो गया और अंग्रेजों ने एक सीक्रेट रिपोर्ट अंग्रेजों को लंदन में भेजा। उस सीक्रेट रिपोर्ट में ये लिख कर लिखा कि शाहू महाराज का मृत्यु घातपात से हुआ है। तो शाहू महाराज का भी जो रास्ते पर चल रहे थे, तो उससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, उस आंदोलन को सीखने की जरूरत है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल तक आंदोलन चलाया। तो 1916 से 1927 तक उनका एक पहला फेज है। इस फेज में बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों को, जो इस समाज के नेता थे, उनको वो मांग कर रहे हैं, उनको वो मांग कर रहे हैं कि हमें बराबरी के अधिकार दो। और इसी के तहत उन्होंने चौधार तालाब का सत्याग्रह किया। ब्राह्मणों ने उनके लोगों की बहुत पिटाई की। चौधार तालाब के सत्याग्रह में उनके लोगों की बहुत पिटाई की। पिटाई करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आया कि ये पाषाण की तरह, पाषाण यानी पत्थरों से भी बहुत सख्त जो पत्थर होता है उसको पाषाण बोलते हैं, ये पाषाण की तरह है। जो ब्राह्मणों का बनाया हुआ समाज है, ये पाषाण की तरह है, ये सख्त पत्थर है। अगर हम उस पत्थर पर अगर अपना माथा टकराने का काम करे तो पत्थर का नुकसान होने वाला नहीं है, हमारे ही माथे का नुकसान होने वाला है। इसलिए हमें कोई और रास्ता तलाशना होगा आगे बढ़ने का। और उन्होंने 1930 को कालाराम मंदिर का सत्याग्रह उस रणनीति को अमल करने के लिए घोषित किया। और उस कालाराम मंदिर के सत्याग्रह को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था, उसमें उन्होंने अखबारों को एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा तो आज के लोगों को पढ़ने की, जानने की, समझने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनके अखबारों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बयान दिया आंदोलन शुरू करने के पहले कालाराम मंदिर का, हम हिंदू हैं, हम हिंदू है। जिस तरह से दूसरे हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। और आंदोलन शुरू हो गया। कालाराम मंदिर के ट्रस्टियों ने आंदोलनकारियों पर पत्थरे फेंके, सर फोड़े, बाबा साहब आम्बेडकर को भी पत्थर लगा। और इस तरह से पत्थर खाए हुए जो लोग थे उनको वो मैदान में लेकर गए। मैदान में लेकर जाने के बाद सारे लोग लहूलुहान थे, पत्थर खाए हुए थे, लोहा गर्म था और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का उन्होंने देखा समय आ गया है। तब उन्होंने कहा यदि हम हिंदू होते, पहला बयान था हम हिंदू हैं, दूसरे हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। जब पत्थरे खाने के बाद लोहा गर्म था, मैदान में लोग बैठे थे और बाबा साहब ने कहा यदि हम हिंदू होते तो कालाराम मंदिर में जाके दर्शन करने का हमें अधिकार होता। कालाराम मंदिर में जाके दर्शन करने का हमें अधिकार नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है।
तो आज से मैं ऐलान करता हूं कि ये जो तरीका था, ये जो रास्ता था, पहले मैं कहता था, बाबा साहब ने कहा, पहले मैं कहता था अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और इस कलंक को धोने की जिम्मेदारी सभी हिंदुओं की है, ऐसा मैं कहता था। मगर अब मैं ये नहीं कहना चाहता। अब मैं कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है। अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और उसको धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। जिनके नरदेह पर ये कलंक लगा हुआ है, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है और उनको ये धोना होगा, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज से हम हमारा रास्ता अलग करते हैं, अब दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो पत्थर के मानिंद समाज है, इसको हम अपना सर मारेंगे, अरे हमारे सर का नुकसान होगा, पत्थर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस पत्थर में कोई पत्थर पसीजने वाला नहीं है, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, हमें अपना दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इतने में 3 मार्च 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसका लेटर बाबा साहब अम्बेडकर को आया और वो लंदन के लिए रवाना हुआ।